It must, in its migration process, encounter a subsurface rock condition that halt further migration and cause the accumulation to take place. These subsurface conditions are numerous in type, ranging from very simple to extremely complex form. Numerous systems of traps classification exist where the following is an example. अब जो ट्रैप होता है तो ट्रैप क्या होता है कि वो जगह जहाँ पे पेट्रोल दो चीज़ों के दरमियान वहाँ पे फंस जाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम रिजर्वायर्स, तो जब भी रिजर्वायर बन रहा है तो रिजर्वायर ज़मीन के अंदर कहीं पे बन रहा है, उसके ऊपर भी सॉलिड रॉक्स मौजूद हैं, उसके नीचे भी रॉक्स मौजूद हैं, साइडों से भी वो प्रॉपर कवर हुआ होता है। और उसके अंदर ये होता है कि जो साइड्स एंड साइडों के अंदर वहाँ पे ये होता है कि जस्ट वहाँ पे आपके क्या आ रहा है कि कुछ स्पेसेस पोर्स वगैरह होते हैं जहाँ से वो माइग्रेशन वगैरह कर रहा होता है। और ये जब भी हम चाहते हैं कि कमर्शियल यूज़ के अंदर हमें पेट्रोलियम के रिजर्वायर्स मिलें, उनकी कंटिन्यूस माइग्रेशन जो होती है वो मस्ट होती है, ताकि जो पेट्रोलियम जितना भी रॉक्स के अंदर ज़मीन के अंदर मौजूद है वो मूव करता जाए और रिजर्वायर्स के अंदर वो उसको इंक्रीज़ करता जाए, उसकी बिल्डिंग वगैरह करता जाए। तो इसके अंदर कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, कोई इसको क्लासीफाई किया गया, डिवाइड किया गया डिफरेंट टाइप्स के अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है एंटीसिलाइन ट्रैप। An anticline trap is formed when the crust fold to form a dome shape। जब जो ज़मीन के अंदर जो क्रस्ट होता है, ज़मीन के एक लेयर है क्रस्ट जिसको नाम दिया जाता है, तो अब इसके अंदर जब वो फोल्ड होती है और ये गुंबद नुमा बन जाता है तो उसको हम कौन सा नाम देते हैं? एंटीसिलाइन ट्रैप का नाम देते हैं। इज़ लाइक एन अपसाइड डाउन बॉल। अब ये ऐसे होता है कि अपसाइड एक डाउन बॉल बना हुआ है, एक उल्टा जो प्याला वहाँ पे बना होता है इस तरह का वो नज़र आता है। द डूम कैन बी अ रॉक, और जो डूम है तो वो एक पूरी रॉक भी हो सकती है, चट्टान भी हो सकती है। विच विल नॉट लेट द ऑयल और गैस पास अपवर्ड, जो क्या करेगी ऑयल एंड गैस को बिल्कुल वहाँ पे रोक के रखेगी, उसे ऊपर जाने नहीं देगी और यह साइड्स की तरफ नहीं जाने देगी। दिस इज कॉल्ड द कैप लॉक, और इसको कैप लॉक का नाम भी दिया जाता है। इट कैन आल्सो बी अ लेयर ऑफ क्ले, और इसके अंदर ये हो सकता है कि रॉक के बजाय ये एक क्ले की लेयर भी हो सकती है। नोटिस द ऑर्डर ऑफ द लेयर इन द ट्रैप, गैस इज द लीस्ट डेंस सो इट राइज अबव द ऑयल। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो लेयर वगैरह होती है तो इसके अंदर जो गैस होगी वो अपनी डेंसिटी की वजह से वो वहाँ पे टॉप के ऊपर मौजूद होगी, क्यों ऑयल से ऊपर ही होगी, और ऑयल जो होगा तो वाटर से ऊपर होगा। इस तरह इनकी डिफरेंट लेयर्स वगैरह बन रही होती हैं। अब ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। ये अब आपका क्या आ रहा है? एंटीसिलाइन ट्रैप आ रहा है। तो इसकी ये डूम लाइक शेप बनी हुई है, और इसको इसके अंदर ये मोस्टली चिटान या कोई आपकी जो क्ले वगैरह होता है इसमें से कोई भी चीज़ वहाँ पे मौजूद हो सकती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है फॉल्ट ट्रैप। फॉल्ट ट्रैप कौन सा होता? व्हेन रॉक्स मूव, जब जो चिटाने हैं वो मूवमेंट करती हैं, दे में स्लाइड पास्ट ईच अदर, वो क्या करती हैं कि एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होकर गुजर जाती हैं। एंड दिस चेंज द लेयर नेक्स्ट टू ईच अदर, और ये फिर वहाँ पे लेयर्स को भी पूरा एक दूसरे के बाद चेंज करना शुरू कर देती हैं। द ऑयल ट्रैप इन द सेडिमेंट्री रॉक कैन बी फोर्स्ड नेक्स्ट टू अ लेयर, तो ऑयल को वहाँ पे एक प्रेशर मिलता है और वो नेक्स्ट लेयर के ऊपर चला जाता है, और विच विल नॉट लेट द ऑयल एंड गैस मूव एनी फर्दर, जो फिर ऑयल एंड गैस को फर्दर मूवमेंट नहीं करने देती। और इसको हम किसका नाम देते हैं? फॉल्ट ट्रैप का नाम देते हैं। अब ये आप देखते हैं कि एक साइड के ऊपर यहाँ पे आपका क्या है? ऑयल मौजूद है, और इसके अंदर वहाँ पे प्रॉपर डूम लाइक शेप कोई नहीं बनी हुई है, और इसके अंदर जो रॉक्स वगैरह हैं उन्होंने क्या किया? आपस में कोलाइड हुई हैं, एक दूसरे को क्रॉस किया है, और उसके बाद फिर पेट्रोलियम की जो मूवमेंट हुई है और वहाँ पे एक साइड के ऊपर उसका पूरा रिजर्वायर्स बन गया। फिर उसके बाद आ जाता है कम्बिनेशन ट्रैप। कम्बिनेशन ट्रैप के अंदर एंटीसिलाइन और साथ आपका जो फॉल्ट ट्रैप है ये दोनों शामिल होते हैं। एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रैप इज द सॉल्ट डूम। इसकी जो एक एग्जांपल है वो सॉल्ट डूम की है। व्हेन अ सी ड्राइड अप, जब एक पूरा समंदर खुश्क हो जाता है, और लेयर ऑफ सॉल्ट वाज फॉर्म्ड, वहाँ पे नमकिया की एक पूरी लेयर बन जाती है। इवेंचुअली दिस लेयर बिकेम रॉक सॉल्ट, और इस लेयर को वहाँ पे सॉल्ट रॉक का नाम भी दिया जाता है। विच इज़ इम्परवियस, जो कि वहाँ पे मूवमेंट नहीं करती है, और वहाँ पे वो एक सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ रॉक मूवमेंट, जब रॉक की वहाँ पे मूवमेंट यानी कि जब डिफरेंट चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं, द सॉल्ट कैन बी फोर्स थ्रू द लेयर अराउंड इट टू फॉर्म अ प्लग। तो सॉल्ट वहाँ पे उसको ऐसे फोर्स किया जाता है कि वो एक प्लग सा बना दिया जाता है। इस पर दिस ट्रैप द ऑयल, और ये क्या करता है? ऑयल वगैरह को ट्रैप कर देता है। अब इस तरह से क्या बनता है? ये पूरा आपका कम्बिनेशन ट्रैप है, जिसके अंदर जो रॉक्स हैं वो भी आपस में कोलाइड कर रही हैं, और आपका डूम वगैरह भी बन रहा है, और वहाँ पे एक ऑयल के जो रिजर्वायर्स हैं वो बनते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट वन आ जाता है अनकन्फॉर्मिटीज़। एंड अनकन्फॉर्मिटी इज़ अ सरफेस ऑफ
depositional rocks that separate the newer layer of the rock from the older. Angular unconformity is the lower, older strata dip at different angle from the layer above them. Disconformities are an unconformity between the parallel strata. Non-conformity is unconformity where is the older or lower layer is of plutonic or solidified molten rock origin. Petroleum is trapped in unconformities by the solid cap rock laid across it by the cut off surface of the lower bursts. अनकन्फर्मिटी क्या होती है? अनकन्फर्मिटी एक जो आपका इज अ सरफेस ऑफ नॉन डिपोजिशनल रॉक, कि जो नॉन डिपोजिशनल रॉक्स होती हैं जो कि जिनके डिपॉजिट्स नहीं बन रहे और वो सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं, उनकी फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होती है, उनकी जो सरफेस होती है उसे अनकन्फर्मिटी का नाम दिया जाता है, जो क्या करती है कि जो न्यू लेयर बन रही होती है उसे ओल्डर लेयर से सेपरेट करती है। अब हमने पहले बात की थी कि जब आपके पेट्रोलियम के रिजर्वायर्स बन रहे होते हैं, जब पेट्रोल वहाँ पे ट्रैप हो रहा होता है तो अब वहाँ पे एक हाई प्रेशर और हाई ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब जो हाई प्रेशर और ये जो चीज़ें हैं तो इनके ऊपर प्रेशर कब आएगा? जब लेयर्स इंक्रीज करती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, उनका एक साइज बड़ा होता जाएगा। अब इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो लेयर्स कैसे बनती हैं? जब आपकी एक सॉलिड लेयर बन जाती है उसके ऊपर फिर डस्ट वगैरह इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, बाकी पार्टिकल्स आने लगती हैं। अब उसके दरमियान एक पूरा लेयर बन जाती है कि वहाँ पे नीचे एक सॉलिड पार्टिकल के अंदर जो कि नॉन डिपोजिशनल हैं, जो कि उसके साथ मिक्स नहीं हो रहे, और उन दोनों को सेपरेट करते जाते हैं। और डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है जहाँ पे आपकी अनकन्फर्मिटी आ रही है और वहाँ पे आपकी नेक्स्ट जो आपकी जो लेयर स्टार्ट हो जाती है उसको हम डिसकंटिन्यूटीज़ के अंदर शामिल करते हैं। और अनकन्फर्मिटीज़ वही है जहाँ पे आपके मोस्टली आपके सॉलिड कैप रॉक्स मौजूद होती हैं, जहाँ पे डोम लाइक शेप मौजूद होती है और इसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स शामिल होती है और उनके अंदर ही पेट्रोलियम रिजर्वायर्स भी होते हैं। मैयरिंग की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स। अब जो रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किस तरह मैयर किया जाएगा कि ये इग्नियस हैं, सेडिमेंट्री हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, कौन सी रॉक्स हैं, इनके अंदर ऑयल मौजूद हो सकता है या नहीं हो सकता। जियोलॉजिस्ट एंड जियोसाइकिस्ट जियोफिजिस्ट वर्क क्लोजली टुगेदर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड। जब जो जियोलॉजिस्ट हैं जो कि ज़मीन के बारे में तहकीक करते हैं और जियोफिजिस्ट हैं जो कि ज़मीन की मोशन के अकॉर्डिंग उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं कि मिल के वहाँ पे मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करते हुए काम करते हैं। ऑल दी इंफॉर्मेशन केयरफुली कंसिडर, कि ज़मीन की जो वहाँ पे फॉर्म है, उसकी जो स्ट्रक्चरिंग है और साथ उसकी जो मूवमेंट है, उसके अंदर वहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह हैं, इनको क्लियरफुली वो कंसिडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एनालिसिस के थ्रू बिफोर एनी डिसीजन टू ड्रिल दम और मेड, इससे पहले कि वो ड्रिलिंग का कोई वहाँ पे डिसीजन वगैरह लें। और जियोलॉजिस्ट कलेक्ट स्मॉल सिंपल्स ऑफ रॉक्स। जियोलॉजिस्ट क्या करेगा? रॉक्स के सिंपल्स कलेक्ट करेगा। समटाइम द सिंपल्स ऑफ रॉक्स आर डग आउट बाय द हैंड और सिलेंड्रिकल कोर्स और ड्रिल टू गिव सिंपल। बाज़ औक़ात जो वहाँ पे सिंपल्स होते हैं वो हाथों के ज़रिए रॉक से उठा दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात उनको खोद के उसके अंदर से वहाँ पे कोई सिंपल वगैरह निकाला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जब देखा जाता है कि डस्ट वगैरह उसकी एक लेयर बनी हुई है, उसको फिर वहाँ पे ज़मीन में से थोड़ा सा खोद के नीचे जाके जहाँ पे आप लग रहा है कि कम्पैक्ट आपकी सॉइल मौजूद है, वहाँ से फिर उसका एक सिंपल लिया जाता है। दीज हेल्प्स टू फाइंड आउट, ये जो सिंपल्स होते हैं इनको माइक्रोस्कोपिक इनकी स्टडी की जाती है और इनकी वजह से हमें क्या होता है कि वेयर द रॉक्स हैव कम फ्रॉम, ये रॉक्स कहाँ से आई हैं, क्या यहाँ पे ही मौजूद थी या दूसरी जगह से मूव करके आई हैं। व्हाट दे आर मेड ऑफ, इनकी कंपोजिशन कैसे हुई है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। हाउ द रॉक्स आर अरेंज इन स्ट्रैटा, और रॉक्स की वहाँ पे अरेंजमेंट कैसे हो रही है। इन चीज़ों के बारे में हमें क्या होती है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं उस सैंपल की उससे पता चलता है। जियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रॉक। अब जो जियोलॉजिस्ट होता है तो ज़मीन की जो वहाँ पे जो भी आपकी सॉइल्स हैं, रॉक्स हैं, उनकी वहाँ पे फिज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल मतलब वो किस तरह की दिखाई दे रही है, उसकी शेप वगैरह क्या है, उसकी वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या आ रही है, और जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से मिल के ये रॉक बनी हुई है, कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स, कौन कौन से आइटम्स वगैरह शामिल हैं। All these clues gives information to build up a picture of the area being surveyed। और ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है जियोलॉजिस्ट को हेल्प करती है कि वो उस एरिया के बारे में पूरी एक पिक्चर तैयार कर सके जो कि सर्वे के अंदर उसने यूज़ किया और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफाइन कर सके क्या ये एरिया ड्रिलिंग के लिए कंपेटेबल है या नहीं है। और जियोफिजिस्ट ऐड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ अ जियोलॉजिस्ट बाय स्टडिंग द फिजिक्स ऑफ द अर्थ। तो जियोफिजिस्ट जो होता है तो वो फिज़िक्स की स्टडी के ज़रिए जियोलॉजिस्ट की जो स्टडी है उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करता है, एक्स्ट्रा उसको एक्सटेंड करता है। एंड सर्वे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड का सर्वे करता है,
ग्रेविटी को वहाँ पे देख रहा होता है, वेव्स वगैरह को देखता है कि वेव्स किस तरह ट्रैवल कर रही हैं, और वहाँ पे जो डिफरेंट आपकी मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अब इनको वहाँ पे ज़मीन के अंदर पास किया जाता है और उसकी वापस स्टडी की जाती है कितनी जल्दी रिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी आगे इनकी मूवमेंट हो रही है, किन चीज़ों से टकरा के वापस आती हैं, किन चीज़ों को क्रॉस करती हैं। अब ये तमाम जो स्टडी है ये कौन करेगा, जो फिज़िक्स के बारे में नॉलेज रखता है वो इसको यूज़ करेगा, और जो उसको जियो फिज़िक्स का नाम दिया जाता है। और ये दोनों मिल के तो मोशन की स्टडी और साथ ही जो कंपोजिशन और जो केमिकल कंपोजिशन और जो फिज़िकल कंपोजिशन है उसकी स्टडी करते हैं, और उसके थ्रू फिर वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे जो रॉक हैं वो कौन सी हैं और उनके अंदर ऑयल मौजूद हो सकता है कि नहीं। अब इसके अंदर नेक्स्ट आ जाते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है? क्या होता है मैग्नेटिज्म? मैग्नेट क्या होता है जी? मैग्नेट किसको कहते हैं? क्या करता है वो? मैं इधर टाइल के ऊपर फेंकूं तो नहीं चिपकेगा, स्टील के साथ चिपकाऊं नहीं चिपकेगा, स्टील मेटल आ गई है। जब आपके वो यूज़ की जाती है ना, क्या लिखा होता है आपकी वॉच के पीछे भी अक्सर, स्टेनलेस स्टील, वो नॉन मैग्नेटिक होती है। मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, उसको वहाँ पे खींचता नहीं है। अब जो मैग्नेटोमीटर है, मैग्नेटोमीटर क्या करता है कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है, जो उसके अंदर अपने आप अपनी तरफ खींचने की जो कुव्वत है, उसके अंदर छोटी सी भी अगर कोई चेंजिंग आती है उसके अंदर, तो वो क्या करता है, इजीली आइडेंटिफाई कर देता है। मैग्नेटोमीटर मेजर करता है कि अर्थ की जो स्ट्रेंथ के अंदर जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग आ रही है वो इजीली वहाँ पे बता देते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर नियरली नॉन मैग्नेटिक, सेडिमेंट्री रॉक्स तकरीबन नॉन मैग्नेटिक होती हैं, एंड इग्नियस रॉक्स हैव स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक इफेक्ट, और जो इग्नियस रॉक्स होंगी उनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पे मौजूद होगा। बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों का क्या होगा कि मैग्नेटिक जो मैग्नेटोमीटर है उसकी जो वेव्स हैं उसके जो रिजल्ट है उसके अंदर वहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट होगा। मेजरमेंट्स कैन बी मेड टू वर्क आउट द थिकनेस ऑफ द सेडिमेंट्री रेज विच मे कंटेन ऑयल। अब वो जो मेजरमेंट्स है जब वहाँ पे ली जाएंगी उसकी जो थिकनेस वगैरह आती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना वहाँ पे मौजूद है, जितना अब लिक्विड भी तो नहीं अट्रैक्ट होता मैग्नेट के साथ, अब उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और चेंजिंग आएगी। अब इसके अंदर जो पहले ही हम जैसे मैग्नेटोमीटर को यूज़ करेंगे हमें पता चल जाएगा कि रॉक कौन सी आ गई है। फिज़िक्स जो फिज़िक्स को यूज़ कर रहा है, जो जियो फिजिस्ट आ रहा है, तो वो इसको क्या कर रहा था, इस मेथड को यूज़ कर रहा होता है। इस मेथड के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है जो रॉक्स है वो इग्नियस रॉक्स हैं या मेटामॉर्फिक हैं या सेडिमेंट्री हैं। जब उसको रॉक्स के बारे में पता चल जाता है फिर उसके बाद में देखता है कि अगर जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या बिल्कुल ही नहीं है, और उसको स्टडी करता है और इसके थ्रू वहाँ पे उससे क्या होता है कि पता चलता है कि इसके अंदर ऑयल मौजूद है कि नहीं। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है ग्रेविटी। अब ग्रेविमीटर जो आ जाता है ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, कि जो ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। दिस इज़ नॉट द सेम ऑल ओवर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेंसिटीज़ ऑफ द रॉक। और रॉक की डिफरेंट डेंसिटीज़ की वजह से वहाँ पे उसका जैसे एग्जांपल आपने अक्सर सुनी होगी, अगर आप चले जाते हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर तो चीज़ों का जो वेट वगैरह तो वो कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है, डिफरेंट आता है। क्यों? वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वहाँ पे लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। जितना ज़मीन उसको कम अट्रैक्ट कर रही है उतना वहाँ पे वो हवा में जाता जाएगा, उसका वेट उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कम होता जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हर डिफरेंट रॉक्स हैं तो उन तमाम रॉक्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम नहीं होता। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ज़मीन की जो भी ग्रेविटी की स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर कर रहे होते हैं, और इसके अंदर देखा जाता है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं लाइक ग्रेनाइट इज़ डेंसर देन सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसके अंदर जो आपकी इग्नियस रॉक्स आ जाती हैं वो ज़्यादा डेंस होती हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो आपका ग्रेविटी फील्ड, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वहाँ पे जो अमाउंट होगी वो डिफरेंट होगी। ग्रेनाइट नियर द सरफेस विल हैव अ स्ट्रॉन्गर पुल देन द
same deeper down measurements help to build up more information about the layer of the rocks. अब इसके अंदर अगर आपकी जो इग्नियस रॉक्स आ जाती है, उसके ग्रेनाइट्स वगैरह मौजूद हैं, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। फिर सिस्मिक वेव्स होती हैं जो कि शॉक वेव्स या सिस्मिक वेव्स होती हैं, ये यूज़ की जाती हैं ताकि वहाँ पे एक पिक्चर वहाँ पे रॉक्स की वहाँ पे बनाई जा सके। अब जो सिस्मिक वेव्स होती हैं तो सिस्मिक वेव्स इन्हें शॉक वेव्स क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि ज़मीन के अंदर जो आर्टिफिशियली एक झटका क्रिएट करके अब ज़मीन जैसे कि हिलेगी, तो अब क्या होता है कि जब आपका सॉलिड पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल अब पानी है ना, अब इसको ऐसे मारेंगे तो पानी में से जो वॉइस आगे ट्रैवल करेगी और जो वेव्स ट्रैवल करेंगी उनकी अमाउंट डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू दिस सॉलिड है। अब जब आप वहाँ पे शॉक क्रिएट करेंगे और अगर उसके अंदर ऑयल के रिजर्वायर्स मौजूद हैं तो जो सिस्मिक वेव का जो रिजल्ट आएगा, जो पिक्चर बनेगी, उसकी जो वेव्स होंगी उनके अंदर चेंजिंग आएगी। और उसी की जगह अगर आपके सॉलिड ही है, इग्नियस रॉक्स ही हैं, वहाँ पे ऑयल वगैरह मौजूद नहीं है, तो उसके अंदर जो लेयर बनेगी सिस्मिक वेव्स की शॉक की वजह से बहुत दूर तक भी जाएगी और उसके अंदर एक वहाँ पे चेंजिंग भी बहुत कम लेवल पे आएगी। जो शॉक है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट होता है। अब जैसे जलजला होता है, अब जलजला जब होता है तो ज़मीन की सरफेस के ऊपर होता है। अब मोस्टली ये जो सरफेस है इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स ही मौजूद हैं, जो आपका पानी का जो लेवल है वो कम है। अब जैसे ही यहाँ पे जलजला होता है तो बड़े किलो एरियाज़ के अंदर वहाँ पे आपको ये फील हो रहा होता है। उसी की जगह दरमियान में एक समंदर 2 से 3 किलोमीटर का क्रॉस कर दें, लेयर के अंदर कमी आ जाएगी ना। अब ये उस तरह से आगे क्रॉस नहीं होंगी। उसी की जगह अगर यहाँ पे टोटल सॉलिड होता 3 किलोमीटर, वहाँ पे समंदर का वहाँ पे डिस्टेंस ना हो तो वो जो लेयर थी वो आगे उसी वे के अंदर, उसी स्पीड के अंदर उसने पास होना था। तो जो सिस्मिक वेव्स हैं तो इनको भी वहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह वहाँ पे बनाई जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको स्टडी करके देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ़ शॉक्स हैं वो कितने वहाँ पे आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं, आगे कितने वहाँ पे सुनाई दे रहे हैं, उनकी ट्रैवलिंग स्पीड क्या है, कितने टाइम के कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, और उनकी उसके अकॉर्डिंग हम जो रॉक्स वगैरह उनकी थिकनेस वगैरह उनको ईजिली स्टडी कर पाते हैं। तो इस तरह ये आपकी एक जगह पे आपकी शॉक्स लेयर्स वगैरह बनाई जाती हैं, उनको ज़मीन के अंदर क्रॉस किया जाता है और जो कुछ वेव्स होती हैं वो वापस रिटर्न होकर आ जाएंगी। कुछ जो होंगी वो आपकी लॉन्ग ट्रैवल कर रही हैं और वो वापस बता रही है कितना वो लॉन्ग तक ट्रैवल कर रही है, कितनी उनके अंदर चेंजिंग आ रही है। इसके थ्रू भी वहाँ पर हमें जो रिजर्वायर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये 3 मेथड्स हैं जो कि मोस्टली जियोफिजिस्ट यूज़ करते हैं जब भी उन्होंने सर्वे करना होता है, जब भी उन्होंने आइडेंटिफाई करना होता है कि ज़मीन के अंदर कौन सी जगह पे ऑयल मौजूद है, कौन सी जगह पे ऑयल रिजर्वायर्स हो सकते हैं। क्लियर? दिन क्या आज? वेडनेसडे।